आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होगा प्रेशर इज कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अब एंट्रोपी चेंज तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये अपन को कैलकुलेट करना होता है। अब अपन क्या कहेंगे, जैसे अपने पास गिवन है तो ये अपन लिख लेते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो लास्ट टाइम अपन ने सीखा था कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा टोटल जो होता है वो 0 होता है ना, डेल्टा टोटल जो होता है वो 0 होता है। और सभी सिस्टम अगर कैलकुलेट करना है अपन को तो फॉर्मूला मुझे नहीं पता तुम लोगों को याद है कि नहीं, डेल्टा ऑफ सिस्टम अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एन CV ln of T2 by T1 प्लस NR ln of V2 by V1, इसे कैलकुलेट करते हैं। ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, ये अपन ने पढ़ रखा है, डिवाइड बाय V1। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था एंट्रोपी चेंज, और ये कांस्टेंट जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तब एंट्रोपी चेंज है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करना है तो फिर इसको क्या कर लेंगे, CP कर लेंगे अपन। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे कि भाई एंट्रोपी चेंज जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो, या फिर अपन ऐसे मैं लिख ही लेता हूं उसको, अपन ने लिखा था अगर आप यहां पर CP लिखोगे T2 अपन T1, तो अपन को पता है यहां आप NR ln of P1 by P2 लिखोगे। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यहां से अपन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर लेते हैं। These equations are applicable in all conditions for calculations of system, delta S of system. अब देख भाई, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो अपन को पता है, कैसे कैलकुलेट करोगे इससे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 होने वाला है प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अपन कहेंगे ठीक है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज NCP ln of T2 by T1 हो जाएगा। लो भाई आ गया आपके पास। तो अब आप डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करके बता दो। तो अपन कहेंगे देखो आपने कहा था डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और अपन ने एडियाबैटिक प्रोसेस में लिखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में ही लिख लिया था जब अपन ने इररिवर्सिबल पढ़ रहे थे, कि सराउंडिंग का डेल्टा एस हमेशा इररिवर्सिबल प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। तो अपन इसको लिखेंगे Q इररिवर्सिबल ऑफ द सराउंडिंग, ये इररिवर्सिबल लिखना था मुझे, ऑफ द सराउंडिंग, सो Q इररिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T कर लेंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको -Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय T कर लेंगे। तो Q ऑफ सिस्टम अगर लिखेंगे तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे, -Q तो अपन को पता है क्या होता है, सो Q हो जाएगा अपने पास, दैट इज कि भाई इसमें Q जो होगा, अब डेल्टा एस टोटल अगर 0 है तो वैसे तो अपन डायरेक्टली बोल सकते थे क्या जरूरत थी इसको लिखने की, वो क्यों, Q रिवर्सिबल आपके सामने लिखा हुआ है तो अपन को पता है ये 0 है, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, बस नेगेटिव साइन के साथ होगा। सो अपन ऐसे लिखेंगे -NCP ln of T2 by T1। अपन इतना कैलकुलेट करें क्यों, कुछ लिखें क्यों, सिस्टम ये है, ये 0 है, अगर सिस्टम कैलकुलेट कर लिया तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होने चाहिए, अगर सिस्टम पॉजिटिव है तो सराउंडिंग नेगेटिव हो जाए, दैट्स ऑल, हो गया। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर मैं करूंगा तो हाँ, तो जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा। अगर सिस्टम का एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव होगा, तो सिस्टम का एक्सपेंशन मतलब सराउंडिंग का कंप्रेशन, जिसका एक्सपेंशन होता है उसका एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, उसका अगर सिस्टम का एक्सपेंशन अज्यूम कर रहे हो तो सराउंडिंग का कंप्रेशन। तो अपन कहेंगे अपन ने तो इससे एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा टोटल 0 होना चाहिए, सिस्टम मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर हो गया।
ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, दोनों को ऐड कर दो, 0 आना चाहिए, आ गया, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर ये सारा पार्ट, इसकी जरूरत अपन को तब पड़ेगी जब ये दोनों इक्वल ना। क्या बोले, कुछ किसने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। अब अपन बात करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस की। अपन कहेंगे देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करना है, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर में। एक क्वेश्चन आया अपन को, हाँ एक्सपेंशन है तभी तो अपन इसको पॉजिटिव लिखो अपन। अगर अब अपन ये कहेंगे कि देख भाई, अगर एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है अपन को इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये पता है कि अगर सिस्टम के लिए पॉजिटिव है तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव होगा, और अगर सिस्टम के लिए नेगेटिव है तो सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि यहां से अपन बता देंगे। अब अगर मान लो तुमको एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं सर, आप बता दो कि इसमें एक्सपेंशन किया या कंप्रेशन किया। अगर अपन कहेंगे कि आप बता दो इसमें क्या किया आपने, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर मुझे बताना है कि आपने एक्सपेंशन किया या कंप्रेशन किया, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो तो अपन देख लेंगे साइन किसका क्या होना चाहिए। अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो एक्सपेंशन से कूलिंग होता है, मतलब T2 छोटा होगा T1 से, तो फिर सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम एक्सपेंशन करूंगा तो अपन को पता है, अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे गैस का तो एक्सपेंशन से कूलिंग होता है, एक्सपेंशन से कूलिंग होता है, तो T2 छोटा होगा T1 से। मतलब यहां पर अपन कहेंगे भाई, यहां पर अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा था एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो तो अपन खुद ही डिसाइड कर लेंगे। वहां गिवन होंगे टेम्परेचर वैल्यूज अपन को, और नहीं गिवन है तो कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं गिवन है तो वॉल्यूम से टेम्परेचर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये इक्वेशन सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस में यूज होते हैं। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को गिवन होंगे क्वेश्चन। तो यहां पर अपन ने कहा कि भाई अगर एक्सपेंशन करोगे तो टेम्परेचर T2 छोटा होगा T1 से, तो सिस्टम नेगेटिव होगा, सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब है T2 बड़ा है T1 से, कंप्रेशन होगा तो T2 बड़ा होगा T1 से, तो सिस्टम पॉजिटिव है, ये एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अगर ये साइन अज्यूम करना है अपन को, तो मुझे यहां पर कंप्रेशन लिखना पड़ेगा। किसी का डाउट है तो बोलो। अब इसमें सिस्टम तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, अपन ने डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो कैलकुलेट कर लिया। अब सराउंडिंग की बात कर लेते हैं। अब देख भाई, मुझे अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो सिस्टम और सराउंडिंग इक्वल नहीं होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग इक्वल नहीं होंगे, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब अपन को इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो अपन लिखेंगे Q इरिवर्सिबल, क्योंकि सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। तो माइनस Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई T कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, अपन लिख लेते हैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू, ये जो Q होगा ना इसको अपन DQ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई T। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अपन लिखेंगे DQ क्या होगा, माइनस एन CP इंटू T2 डैश माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 फाइनल टेम्परेचर।
जो फाइनल टेम्परेचर अपन को गिवन होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब ये वाला फाइनल टेम्परेचर। T2 डैश क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि आपने बताया था ना एक बार भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसमें T2 डैश लेना होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया ना, तो इसमें वर्क डन कम होता है इससे, और ये नेगेटिव है, इससे इसमें वर्क डन कम होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा एस टोटल जो अपने पास बनेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू सिस्टम कितना है 10 CP ln of T2 by T1, और ये तो हो गया सिस्टम के लिए, माइनस ये हो गया सराउंडिंग के लिए। ये हो गया सराउंडिंग के लिए, और ये T2 डैश जो होता है वो छोटा होता है इस T2 से, और वैसे भी T2 से डिवाइड भी हो रहा है तो बहुत छोटा वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 0। ये अपने पास है। तो इससे कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे अपन मान लो अपन कहेंगे सर इसमें कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम क्या है पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम तो हमेशा ही अपन इसी से कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल केसेस, लेकिन सराउंडिंग हमेशा इरिवर्सिबल से कैलकुलेट किया जाएगा। अपन ने लास्ट टाइम एडियाबैटिक नहीं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक सेंटेंस लिखा था, अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में, कि सराउंडिंग से जब भी अपन को डील करना है एंट्रोपी के लिए तो वो हमेशा इरिवर्सिबल, क्योंकि सराउंडिंग एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उसमें थोड़ा बहुत हीट देने से या लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है हमेशा। आइसोकोरिक प्रोसेस, the volume is constant, process is constant, so replace Cp by Cv in above equations। हो गया भाई, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ Cp की जगह Cv आ जाएगा, क्योंकि अब कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना, तो अपन ये वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले से। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर था तो अपन ने Cp लिखा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अपन को यहाँ Cv यूज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं। 90% क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चन अपन को एग्जाम में आज तक आए, उसमें अपन से कभी भी ये कैलकुलेशंस के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अपन से क्वेश्चन क्या आता है, ये कंसेप्चुअल वाले पार्ट आते हैं क्वेश्चंस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, सिस्टम को क्या होना चाहिए कंप्रेशन में, एंट्रोपी का साइन क्या होना चाहिए कंप्रेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो है ना वो अपन को सिर्फ एक ही इक्वेशन से आया आज तक। आप अगर चेक करोगे तो 10 क्वेश्चन आए मान लो, तो 9 क्वेश्चन अपन को सिर्फ फेज ट्रांजिशन से आता है, और फेज ट्रांजिशन लिखा बनने क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी होता है, और इसमें अपन से हमेशा अपन से टी पूछेंगे वो फेज ट्रांजिशन में, कि टेम्परेचर ऑफ फेज ट्रांजिशन बताओ, ये डेल्टा एच अपन डेल्टा एस है, और वो अपन से हमेशा इसको किस में देंगे किलो जूल्स में, और इसको देंगे जूल्स में, तो इसको कन्वर्ट करना होता है अपन को किलो, इनको जूल्स में कन्वर्ट टू जूल्स। बस यही क्वेश्चन आता है फेज ट्रांजिशन का 90% केस में। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन तो इसी से आता है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ थ्योरी आता है। हाँ, सिर्फ थ्योरी आता है, इसमें कुछ नहीं, वो कैलकुलेशन नहीं आता कुछ भी। तभी तो मैं ज्यादा कैलकुलेशन पे आपको वो नहीं कर रहा फोकस कि आप कैलकुलेशन करो,
मैं इसलिए तो आपसे बोल रहा हूं, इसलिए आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि देख भाई, सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग नेगेटिव है। इसलिए मैं आपको सिस्टम और सराउंडिंग और टोटल ये सब कैसे डील करना है वो सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन नहीं पूछता है से। कैलकुलेशन में फेस ट्रांजिशन से ही क्वेश्चन आया जब भी आया, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम हो और चाहे वो एचएससी एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, क्वेश्चन इसी से आता है, फेस ट्रांजिशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिख लिया हो तो बताओ भाई, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। लिख लिया। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे, ये एंट्रोपी था अपना जो लास्ट बचा हुआ था अपना। अब एक लिखेंगे अपन, थोड़ा सा एक पढ़ा होता है अपन को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक डेफिनेशन होता है। सर लास्ट पेज दिखाओ ना 2 मिनट। हाँ दिखाऊंगा ना, ये लो। इतना टाइम थोड़ी लगता है यार लिखने में, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो लिखने में। सर वो एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ ना। हाँ मुझे पता है ना, इसलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। हाँ सर ले लिया, इसके पहले कोई पेज नहीं था ना? नहीं, यही शुरू किया बनने। अच्छा ओके सर। द एंट्रोपी ऑफ all perfectly crystalline substance, crystalline substance, उसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, is equal to 0 at absolute temperature. That is 0 केल्विन पे। सो ये अपन लिखते हैं कि भाई एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो 0 होगा। जैसे अगर मान लो कोई भी अपन लिखा कैल्शियम कार्बाइड है, इसका एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0 if T is greater than 0 केल्विन। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बाइड है, then entropy will be equal to 0 if T equal to 0 Kelvin. That is what he mean. ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइट। द एंट्रोपी ऑफ CO, NO, N2O, they are neutral सर gases. मतलब वहाँ पे बिल्कुल डिसऑर्डरनेस नहीं होता ना? नहीं, वहां पर बिल्कुल भी डिसऑर्डरनेस नहीं होता। I2 solid glass is not 0 even at 0 Kelvin. ये एक्सेप्शन है। एक्चुअली जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो ग्लास में कभी भी क्रिस्टलाइन पैकिंग हो ही नहीं सकती है। टेम्परेचर कम करोगे तो मॉलिक्यूल पैक तो होंगे लेकिन रैंडमनेस में पैक होंगे, तो वहां कभी 100% ऑर्डर्ड तो आ ही नहीं पाएगा। ये होता है एंट्रोपी, थर्ड लॉ। अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं।
calculate the total entropy change. एंट्रोपी चेंज, यह आपका ऑलमोस्ट एंट्रोपी वाला सेकंड लॉ खत्म हो गया। उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस बढ़ेगा। अपन कैलकुलेशंस अगर कभी कुछ आया न्यूमेरिकल तो भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं आया तो भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं अपनी तरफ से कि अगर आया तो किस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, कैसे सोचना है अपन। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ आइस। सर एंट्रोपी चेंज ऑफ चलेगा ना, एंट्रोपी ऑफ आइस when temperature changes। अब चेंज यहां लिख दिया मैंने, फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। वो एंट्रोपी चेंज लिखोगे तब भी लिखे करेक्ट है, और ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अपन को गिवन है क्वेश्चन में डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन गिवन होगा x किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन गिवन होगा y किलो जूल पर, एंड हीट कैपेसिटीज ऑफ आइस, वाटर एंड वेपर। वो तो पता है। ये अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अपन क्या करेंगे आंसर के लिए, अपन कहेंगे देखो आपने एंट्रोपी चेंज किया, चेंज आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप पहले 0 डिग्री से, अपने पास -10 डिग्री है पहले तो, है ना। टोटल एंट्रोपी चेंज अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन कहेंगे -10 डिग्री से जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओगे तो डेल्टा S1 होगा, और ये आइस से आइस ही रहेगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेज ट्रांजिशन होगा, तो अपन डेल्टा S2 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी फेज ट्रांजिशन। यहां पर फेज ट्रांजिशन होगा, ठीक है। फिर 0 डिग्री से जब वो मेल्ट हो जाएगा तो 100 डिग्री तक लेके जाऊंगा, तो यहां डेल्टा S3 कैलकुलेट करूंगा मैं, और फिर 100 डिग्री पे फिर वेपराइजेशन होगा, तो डेल्टा S4 होगा, जिसमें फिर मैं फेज ट्रांजिशन करूंगा। और फिर उसके बाद 100 डिग्री से 100 डिग्री पे जब फेज ट्रांजिट हो जाएगा तो फिर मैं इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाऊंगा, ये डेल्टा S5 होगा। ये होगा टोटल एंट्रोपी चेंज। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, डेल्टा एस टोटल फॉर द सिस्टम या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहां पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज जो अपने पास आया, उसमें अपन लिखेंगे देखो भाई, अगर सेम फेज में है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो टेम्परेचर चेंज किया आपने, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा NCP ln of T2 by T1. What is T2? 273. What is T1? 263. ये डेल्टा S1 है। ये अपन पहले ऐसे लिख लेते हैं भाई, डेल्टा S टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या डायरेक्टली लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद फेज ट्रांजिशन लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा H of fusion divided by temperature of fusion. Temperature of fusion is what? Melting point. That is temperature of fusion. Plus, अब आपने फेज ट्रांजिशन कर लिया, अब एक ही फेज में फिर चेंज होगा, तो अपन ऐसे लिखेंगे NCP ln of, फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप, डेल्टा S3 हो गया। अब फिर फेज ट्रांजिशन किया, तो फेज ट्रांजिशन के लिए तो आपको डेल्टा H वेपराइजेशन गिवन होगा, और डिवाइड बाय करूंगा मैं क्या,
टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, और प्लस लिखूंगा मैं, फिर आप सेम फेज में चेंज करूंगा तो NCP ln of T2/T1 ये करूंगा मैं। तो डेल्टा एस टोटल जो होगा ना, दैट इज सिस्टम है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो N मुझे CP ऑफ आइस, वाटर और वेपर गिवन होगा। मान लो अपन को ये गिवन है P, Q और S ऐसे गिवन है, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं P, लेकिन प्रेशर नहीं है P को, ऐसा ना हो कि प्रेशर अज्यूम कर ले। तो ये वैल्यूज अपन को गिवन होती है। एक्स वाई तो अपन ले चुके हैं ना, ले चुके हैं, तो ठीक है अपन ऐसा लिख लेते हैं। यहां पर इसको m ले लेते हैं, इसके लिए n लिखा होगा और इसके लिए x लिखा, w लिखा होगा, ऐसे कर लेते हैं। ये अपन को गिवन। अगर ये वैल्यूज अपन को गिवन है मान लो, तो CP अपन को क्या गिवन था, m से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कैपिटल M, ये गिवन है अपन को, तो मैं यहाँ पर m लिख लेता हूं। ये CP लिख दो यार, क्या फर्क पड़ेगा, मत करो वैसे, बस वो आइस का हीट कैपेसिटी और वाटर का हीट कैपेसिटी और वेपर का हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। CP ऑफ ln ऑफ T2 is 273 डिवाइडेड बाय 260। फ्यूजन क्या होगा, वो अपन को गिवन है x को जूल्स में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि ये अपन को इसका यूनिट और इसका यूनिट, CP अपन को जूल्स में गिवन होगा, तो उसको यूनिट को कन्वर्ट करना मत भूलना, इसका यूनिट और इसका यूनिट, क्योंकि डेल्टा इस पर पूरा जूल्स में आना चाहिए ना। प्लस NCP ऑफ वाटर ln ऑफ, अब अपन 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 373 डिवाइडेड बाय 270। फिर डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये अपन को y जूल्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 370। फिर अपन ये 100 से 110, सो NCP ऑफ वेपर इंटू ln ऑफ T2/T1 कर लेते हैं, तो T2 हो जाएगा आपका 383 और ये 373। लो भाई ये टोटल आ गया, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। सर एक्स वाई दिया होगा ना, मतलब कुछ तो नंबर, ये लिखा तो था सर मतलब कोई नंबर दिया रहेगा ना एग्जाम में। ऑब्वियसली यार, नंबर गिवन होगा तभी तो यूनिट लिख रहे हो आप, किलो जूल्स। नंबर गिवन होगा तभी तो यूनिट लिख रहे हो आप, किलो जूल्स। सर वो एक्चुअली 6000 होगा ना। अरे यार पीछे भी कोई बोल रहा है तुम्हारे और तुम भी बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया क्या। सर और क्वेश्चन में x किलो जूल दिया है और आंसर में आपने मतलब x जूल लिखा है। हाँ तो कन्वर्ट करो ना उसको, यही तो बोल रहा हूं मैं कि उसको जूल्स में लेना। सर बोलो। बोलो। सर हाँ सर आपने 100 to 110 डिग्री सेल्सियस का एच से डेल्टा एच बाय टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो फेज है ना भाई, अगर ये वेपर मतलब ये तो गैस था ना, यहाँ पे जब गैस के गैस में फेज ट्रांजिशन थोड़ी लिखी जाता है, ये तो फेज ट्रांजिशन होता है। लास्ट टाइम पढ़ाया था ना पॉइंट्स में। सर मतलब सेकंड लास्ट वाले टर्म लोग शोर टाइम मचा के भाग जाते हैं। ये तो सेकंड लॉ में पढ़ा है ना आपको, ये सब सेकंड लॉ में मैं पढ़ा कह है। रहा था कि उसका लिखा है सेकंड लास्ट टर्म में। हाँ हाँ इधर भी लिखा था, ये देख लो। अच्छा देख, अगर अपन ग्राफिकली देखें फेस ट्रांजिशन वगैरह, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अपने पास एक ग्राफ देखते हैं अपन कि अगर मान लो अपन ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे।
ग्राफ देखते हैं जिसमें अपन फेज ट्रांजिशन देख भी सकते हैं। तो अगर एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं अपन, है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का, टेम्परेचर अपन केल्विन में ले लेते हैं। तो अगर मान लो एंट्रोपी अपन को इसका एंट्रोपी गिवन था -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चलो अपन यही अज्यूम कर लेते हैं कि ये -10 मतलब 273 या -10 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन 263 लिख लेंगे केल्विन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ केल्विन की, क्योंकि ये -10 लिखे ना तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर को इसको 263 लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो -10 से जब 0 तक लिखोगे तो एंट्रोपी चेंज ऐसे आएगा, बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा ना, तो एंट्रोपी बढ़ेगा। और 0 डिग्री से 0 डिग्री पे मतलब जब फेज ट्रांजिशन होगा तो एंट्रोपी ऐसे बढ़ेगा, फेज ट्रांजिशन, तब आपका एंट्रोपी ऐसे बढ़ेगा। मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना। हाँ, क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो गया ना, पहले लिक्विड था अब गैस हो गया, तो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो गया ना, लिक्विड का एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप जब 100 तक लेके जाओगे तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि गैस से गैस में ना, तभी तो ये ln के वैल्यूज आते हैं, log बेस ई T2/T1, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि log में ले लोगे वैल्यू तो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ा। अब उसके बाद क्या होगा, 100 डिग्री के बाद जब 100 डिग्री से फेज ट्रांजिशन फिर होगा तो एंट्रोपी फिर बढ़ेगा बहुत ज्यादा, फिर 100 डिग्री पे एंट्रोपी फिर बढ़ेगा अच्छा खासा। तो उसके बाद फिर 100 डिग्री से वापस एंट्रोपी 110 तक ऐसे बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा था भाई, फेज ट्रांजिशन हुआ इसलिए एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा 0 डिग्री, यहां पर क्या हुआ, फेज ट्रांजिशन हुआ इसलिए एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर क्या था, आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यहां पर क्या था, मेल्टिंग हो गया, यहां पर क्या था, इधर से इधर वेपराइजेशन, इधर ये वेपराइजेशन था, यहां पर क्या था, लिक्विड से लिक्विड मतलब सेम फेज में था, आइस लिखा ना तो अपन यहां पर लिक्विड लिख लेंगे, आप लिक्विड को हीट कर रहे थे सेम फेज में, यहाँ क्या था, आप वेपर से वेपर ही ले रहे थे, मतलब गैस फेज में था। अगर फेज सेम है तो एंट्रोपी में ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन अगर फेज ट्रांजिशन होगा तो एंट्रोपी में बहुत चेंज आता है। और फेज ट्रांजिशन में कैसे कैलकुलेट करना है, वी नो दैट। और सेम फेज में कैसे कैलकुलेट करना है, अपन ने गैसियस स्टेट के लिए इतने सारे इक्वेशन पढ़े ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सब गैसियस फेज रिएक्शन के लिए था। तो अगर कभी सेम फेज में भी है चेंज हो रहा है और फिर उसका फेज चेंज भी हुआ, तो आप कैसे ऐड करोगे, भी नो दैट। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 डिग्री से 110 डिग्री तक लेके जाओ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेल्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, -10 से सीधा 110 ले गया, मतलब आपने मेल्टिंग भी किया, आपने वेपराइजेशन भी किया, इसलिए अपने इतने सारे एंट्रोपी ऐड की। ये एंट्रोपी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया ऐसा, हो गया, चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी।
मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बोल रहा हूँ, एक ही बात है। टोटल एंट्रोपी चेंज लिखा, उधर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लिखा था, टोटल एंट्रोपी चेंज नहीं लिखा, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइस। अपन को सिस्टम और सराउंडिंग दोनों लेना पड़ेगा। ऑफ अपन यहाँ पर सिस्टम लिखेंगे, अपन को यहाँ सिस्टम लिखना पड़ेगा, अपन सिस्टम नहीं लिखे उधर, इधर सिस्टम लिखना पड़ेगा। अब आप टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब मैं सिस्टम की बात कर रहा था, यहाँ पर अपन ने सराउंडिंग से डील किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको सराउंडिंग से डील करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस at 2 degrees centigrade given delta H of fusion is equal to 6 kilojoule per mole। ये मुझे गिवन था। अब आंसर में अपन क्या कहेंगे, देखो सर आपने डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लिखा हुआ, मतलब डेल्टा एस टोटल आपने कैलकुलेट करने के लिए कहा है मुझसे, तो मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी कैलकुलेट करूंगा और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी कैलकुलेट, और दोनों को ऐड करके बताऊंगा। वैसे तो आप अगर कॉमन सेंस से सोचूंगा तो मुझे पता है भाई, आइस को अगर 2 डिग्री पे रखोगे तो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। नेगेटिव टेम्परेचर पे होता तो अपने आप मेल्ट नहीं होता, मुझे मेल्ट करना पड़ता। तो मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। कर देंगे। देख भाई, डेल्टा एस सिस्टम मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सिस्टम कब मेल्ट होगा, तो मैं इसको जूल्स में ले लेता हूं। 6000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इज 275, ये जूल्स पर केल्विन है, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। और डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, तो मैं कहूंगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, 6000 डिवाइडेड बाय 275। भाई आपको आइस को मेल्ट करना था, आइस का मेल्ट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है, लेकिन सराउंडिंग आपने 2 डिग्री ले रखा है, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम तो मैं 273 ही लूंगा ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर लूंगा 275। तो अपन क्या करेंगे, ये तो आया मेरे पास 6000 डिवाइडेड बाय 273। मेल्टिंग होगा तो फॉर मेल्टिंग इसका एंट्रोपी बढ़ेगा, और अगर सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा तो सराउंडिंग का एंट्रोपी कम होगा। डिवाइडेड बाय 275, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं। ये टी बड़ा है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। मैंने प्रूव कर लिया कि इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपन जो क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे, प्रूव दैट मेल्टिंग ऑफ आइस एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑब्वियसली आइस का मेल्टिंग 2 डिग्री पे तो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। अगर 0 डिग्री होता तो दोनों सेम होते, बाहर अंदर दोनों एक जैसा होता, तो डेल्टा एस 0 आता, रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर -2 डिग्री लेता तो फिर ये 273 की जगह क्या लिखता हूँ, 271। फिर तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आता, पर कहते हो ही नहीं सकता ये प्रोसेस, अपने आप नहीं होता ये प्रोसेस। -2 पे आइस थोड़ी मेल्ट करेगा अपने आप, आपको मेल्ट करना पड़ेगा। Since
since to calculate the spontaneity of the process. A process, मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी लिख ही लेना, अपन को पता रहेगा ना आपने कैसे लिखा, इसे कैसे कैलकुलेट किया। तो मैं इसको लिखा ही रहने देता हूँ ना, मैं भी क्यों हटाऊं। By entropy, we have to deal with system as well as surrounding. It's surrounding. और सराउंडिंग से डील करना मुश्किल होता है अपने लिए, क्योंकि सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अपन को याद रखना पड़ता है भैया देखो सारे प्रोसेस सराउंडिंग के इरिवर्सिबल लेने हैं, और कैलकुलेशन में भी अपन को काफी प्रॉब्लम जाता है यार सराउंडिंग के लिए हर बार डील करना। सिस्टम से भी डील करो, सराउंडिंग से भी डील करो। So we use another thermodynamical parameter. That is free energy. To calculate the spontaneity by system alone. क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ सिस्टम से कि व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। Spontaneity can be explained by the free energy, change in free energy of the system alone. अपन सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे बता सकते हैं कि what will be the entropy change. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्री एनर्जी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। हो गया सर। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, और जिस फ्री एनर्जी करते हैं एनर्जी पढ़ना। सर थर्ड लॉ खत्म हो गया। हाँ थर्ड लॉ खत्म हो गया, मतलब अपन फ्री एनर्जी, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अपन फ्री एनर्जी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। तो अपना सेकंड लॉ और थर्ड लॉ खत्म हो गया। थर्ड लॉ इज अ डेफिनेशन, बस यही थर्ड लॉ होता है, डेफिनेशन। ये तो मैंने क्वेश्चन, थर्ड लॉ इज दिस मच ओनली, बस वो तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया एक दो ना आपको। देखो यहाँ पर आके ये तो क्लियर हो गया कि भैया कब ये डेल्टा एच बाई टी लिखना है और कब एनसीपी ln ऑफ T2 बाई T1 लिखना है, राइट ना। तो कम से कम अपन को ये पता चल गया। दूसरी बात, अपन को ये पता चल गया कि टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम अपन से फेज ट्रांजिशन की बात करेंगे। तो कैसे प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग कैलकुलेट करके। अब जब फ्री एनर्जी की बात करते हैं,
This is another thermodynamical parameter used to calculate the spontaneity of the reaction. ये होता है। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सर आगे वो क्या लिखा है? दिस इज अनदर थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। पूरे लिख लेता हूं। thermodynamical parameter which is used to calculate the spontaneity of the process। और spontaneous process अपन को एक बात पता है भाई, spontaneous process अगर कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब ऑल इररिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस, अब सराउंडिंग को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो मैं इसको ना डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस लिख रहा हूं तो इसको डेल्टा एच में लिख लेते हैं, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टी कर लेता हूं। ग्रेटर देन 0। भाई अपन को पता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अगर है अपने पास तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखेंगे। है ना, अगर सराउंडिंग पॉजिटिव है तो सिस्टम नेगेटिव लिखेंगे। तो अपन ने सराउंडिंग को लिखा माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी, ये लिखा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन 0, multiply by negative sign on both sides, on both side। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा टी डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू, माइनस से करूंगा मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम लेस देन 0। भाई इसको भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, है ना, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए। तो ये इक्वेशन बन गया आपके पास। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने पास आया। अब देखना, इसमें भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, मतलब डेल्टा एस भी सिस्टम है, डेल्टा एच भी सिस्टम है, ये टोटल कैलकुलेट करना है तो बस। तो अपन क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ this equation with Gibbs equation,
with the Gibbs equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S होता है Gibbs equation. We get delta G is equal to minus T delta S total. ये मिल गया भाई अपन को, ये अपन को मिल गया, ये इक्वेशन अपन ने बना लिया। तो अपन क्या करेंगे कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, ये तो हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, अपन को पता चल गया कि कैसे लिखा है। बोलो क्या बात है? जूल होगा ना? जूल होगा मतलब सर यूनिट। हाँ वो तो, अरे फ्री एनर्जी का यूनिट तो जूल ही होता है। जूल होगा, कैलोरीज होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अपनी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं अपन, बस एनर्जी का यूनिट होना चाहिए। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अपन को पता है, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था, है ना? यस। The only limitation is यहाँ पर कभी डेल्टा टी नहीं आना चाहिए, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। That the temperature and pressure, क्योंकि डेल्टा एच यूज करेंगे तो डेल्टा एच जनरली अपन कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, मस्ट बी कांस्टेंट। पता न्यूमेरिकल से ज्यादा इस चैप्टर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अपन से ये भी पूछ लेते हैं, बताओ इस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछना। ठीक है, अब अपन को एक बात पता है, इफ डेल्टा एस टोटल is greater than 0, then delta G will be less than 0 for the spontaneous process. देख भाई, अगर अपन के पास सिस्टम का डेल्टा H गिवन है और डेल्टा S गिवन है, तो अपन डेल्टा G कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम का, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया तो फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इफ डेल्टा जी इज 0, ऑब्वियसली बात है डेल्टा टोटल 0 होगा, देन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे भी अपन को पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा आप डेल्टा एस टोटल को 0 लेते थे और अपने कैलकुलेशंस बताते थे। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 तो अपन को पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, देन it is non-spontaneous process. Then it is non-spontaneous process. तो इसका मतलब है अपन ना फिर एंट्रोपी से क्यों बताएंगे, लेकिन एंट्रोपी अगर कैलकुलेशन के लिए आएगा तो बताना पड़ेगा ना कैलकुलेशंस, ये कंसेप्ट। अगर स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना है तो अपने लिए डेल्टा जी ज्यादा अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अपन सिस्टम से ही बता देंगे, सराउंडिंग की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो फिर चलो फिर एप्लीकेशन ही पढ़ लेते हैं।
अपन को पता है डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो अपन इस इक्वेशन से सब कुछ सिस्टम के बारे में गिवन है और इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर डेल्टा जी 0 आया तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, पहले भी अपन ने पढ़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो डेल्टा जी 0। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनमें डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता है। तो अपन डेल्टा जी से कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से अपन उसे लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, वो देखते हैं। तो अपन इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं और पहले एक बार अपन इसका सिग्निफिकेंस लिख लेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सिग्निफिकेंस देख लेंगे। तो ये पेज कंप्लीट करो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। हो गया ऐसा। हो गया? तो चलो भाई। यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्री एनर्जी फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी अब एप्लीकेशंस में क्या, अपन तो उसका सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो सारे के सारे इसलिए ही बता दूंगा। significance of equation of delta G, that is free energy. वैसे मैंने आपको एक बार बताया हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सिग्निफाइज the total energy present in the system, the total energy present with the system, the total energy present with the system in all form, कुछ भी हो, टोटल एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम। इसलिए वो डेल्टा एच के जो इक्वेशन थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा पीवी, अपन ने कहा था ये इक्वेशन सभी कंडीशन में एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि ये टोटल एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम को सिग्निफाई करता है। ये जो है signifies the energy present with the system, present with system in disorder manner. So cannot be used to do work. To do work. अपन इससे वर्क नहीं कर सकते। ये टोटल एनर्जी विद द सिस्टम था, ये वो एनर्जी है जिससे अपन वर्क डन नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया, जो डिसऑर्डर फॉर्म का एनर्जी माइनस करेंगे तो विल गेट द एनर्जी इन द ऑर्डर manner which can be used to do the useful work. Useful work मतलब फ्री एनर्जी अपन को रिप्रेजेंट करेगा द एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम टू डू द यूजफुल वर्क। डू द यूजफुल वर्क, ठीक है। तो चलो अपन इसके साइंस की बात करते हैं, फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते हैं।
फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये यूजफुल वर्क के लिए अपन ऐसे ही बोल सकते हैं सर, ये यूजफुल वर्क का मतलब क्या है? तो अपन कहेंगे देख भाई, जैसे अपन ने कोई वाटरफॉल ले लिया और उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। अब वाटरफॉल में अपन ने 10,000 लीटर ऑफ वाटर क्या किया, फॉल करवाया, उसमें से 1000 लीटर के आसपास तो इधर उधर भाग जाता है या वेपराइज होकर उधर उड़ जाता है या इधर उधर गिर जाता है। ओनली 9,000 लीटर्स, मतलब 9,000 लीटर इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। हमने तो 10,000 लीटर भेजा था, बट वहां से 1,000 लीटर डिसऑर्डर फॉर्म में इधर उधर चला गया। That is what I mean by that. That's why we say that if there is no machine which can convert one form of energy completely into other form of energy, तभी तो अपन efficiency पढ़ते हैं physics में. What is efficiency of the engine? तो देख भाई, अगर मुझे सर efficiency of what? efficiency of any process कभी 100% होती नहीं है। तो अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम भी। अपन यहां से लिखेंगे, देख, इफ डेल्टा H is negative and delta S is positive, then delta G is negative, always a spontaneous process. देख भाई, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर इस इक्वेशन में डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, तो प्रोसेस हमेशा डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहेगा। अरे इफ delta H is negative and delta S is also negative, अगर ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। देख, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ले रखा है अपन। अब अगर मुझे डेल्टा G नेगेटिव चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है क्योंकि डेल्टा S अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मुझे डेल्टा G नेगेटिव चाहिए तो ये वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, मतलब प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर, मतलब ये वैल्यू छोटा हो क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए नेगेटिव में इसके मैग्नीट्यूड से, डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से। देन डेल्टा जी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर्स। चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं फिर, if delta H is greater than 0 and delta S is also greater than 0, then अगर ये पॉजिटिव है वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर ये नेगेटिव कब आ सकता है? जब देखो ये पॉजिटिव था, मतलब ये जैसे लिखा हुआ है, मतलब मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपन कहेंगे इसको बढ़ाओ ना ताकि ये नेगेटिव आ जाए। कैसे बढ़ाऊं? टेम्परेचर बढ़ाओ ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब हाई टेम्परेचर। अगर मान लो आपने डेल्टा एस पॉजिटिव दिया मुझे और डेल्टा एच भी पॉजिटिव, नो डाउट वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। अपन तो बस एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप से अपन बता पाएंगे कि मैं अपना डेल्टा जी नेगेटिव कर लूंगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, डिसोसिएट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। अब इसमें तो फेज ट्रांजिशन में गैस बन रहा है सॉलिड से, तो डेल्टा एस तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये डिकम्पोज करने के लिए 1000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इसका डेल्टा एस तो डिकम्पोजिशन है तो टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। डेल्टा एस पॉजिटिव है क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है,
डिकम्पोजिशन के लिए डेल्टा समझ सकते सर बोलो। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वर्क डन होता है ना? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मैंने ये नहीं कहा कि वर्क डन होता है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वर्क डन, मैंने कहा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अपन तो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं, वर्क डन की बात ही नहीं की अभी, करेंगे। चलो तो अपन कहेंगे डेल्टा जी इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। भाई डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो आप डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हो, और डिकम्पोजिशन बगैर टेम्परेचर के नहीं होता। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस नेगेटिव है, देन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है। आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, आपका सिस्टम तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी। The process is non-spontaneous. ठीक है, चलो फिर अपन सेकंड थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ये देख लो आप, अगर कहीं प्रोसेस, अगर आपको डाउट है तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर वेट, लास्ट पॉइंट। डन सर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे फ्री एनर्जी एंड वर्क डन। एंड वर्क, भाई अगर मुझे वर्क डन करना है तो मुझे अपनी एनर्जी यूज करनी होगी, जो मेरे पास एनर्जी है। सो वर्क इज ऑलवेज डन by decreasing the free energy in free energy, by decreasing free energy। इसका मतलब है कि अगर मैं वर्क डन करूंगा तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। जितना फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा उतना वर्क डन। अब अपन कहेंगे ये बताओ कि वर्क डन कौन सा कैलकुलेट करना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, तो इससे कैलकुलेट कर लो। ग्रेविटेशनल वर्क डन करना है तो इससे कैलकुलेट कर लो, बट वो ग्रेविटेशनल वगैरह नहीं पढ़ना होता अपन को, तो प्रेशर वॉल्यूम से मतलब है। हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वी कैन राइट ये अपन को ऐसे भी लिख सकते। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ही पढ़ना होता है। इधर अपन ने नेगेटिव साइन नहीं लगाया ना, वर्क डन में हमेशा नेगेटिव साइन होता है। अभी तक अपन यही तो पढ़ते आए, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डी। अब डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो ये बड़ा होगा इससे तो नेगेटिव हो जाएगा, कंप्रेशन करोगे तो ये छोटा होगा इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो उससे वर्क डन नहीं हो सकता। मैक्सिमम वर्क डन के लिए अपन इसे डेल्टा जी नॉट भी लिख सकते हैं। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ये वर्क डन होता है।
और अगर कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है तो ऐसे लिख देना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर पी एल एन ऑफ के पी, तो माइनस इधर लिखा हुआ है ना, तो उधर लिखने की जरूरत नहीं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम में। सर हाँ बोलो। ln ऑफ क्या लिखा है? केपी लिखा ना। अरे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया ना ये सब। ओके सर। केपी और केसी दोनों में से कुछ भी लिख लो आप, ये इक्विलिब्रियम ही लिख देता हूँ। और इस इक्वेशन में यूनिट लेस होता है वो भी बताया था, ये अपन को पता है ऑलरेडी। ये फ्री एनर्जी इन द वर्क डन है। अब हम लिख सकते हैं कपलिंग ऑफ रिएक्शन। Some reactions are non-spontaneous. Spontaneous. So they are coupled with. They are coupled with मतलब उनको दूसरे रिएक्शन के साथ कपल करके करवा देते हैं। coupled with other reactions to make the reaction other reaction which are spontaneous। पहले अपन लिख तो लें कि कौन से अदर रिएक्शन के साथ, which are spontaneous। to make the reaction spontaneous, overall reaction spontaneous। overall reaction spontaneous। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, अगर अपन Fe2O3 को डिकम्पोज करते हैं तो ट्वाइस ऑफ Fe बनेगा प्लस 3/2O2 बनेगा। हमको डेल्टा जी देना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 1500। कितना डेल्टा जी देना पड़ता है? फ्री एनर्जी इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं सकता अपने आप, इतना ज्यादा डेल्टा जी है। हेमेटाइट ओर तो अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ कपल्ड कर देते हैं। एक दूसरा रिएक्शन है ऐसे, इसके लिए डेल्टा जी जो होता है, अब इसको डेल्टा G1 कर लेते हैं, इसको डेल्टा G2 कर लेते हैं। ये होता है -515 किलो जूल पर मोल। अपन क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को कपल कर देंगे। मतलब कपल करना मतलब ऐड करना। इन दोनों रिएक्शन को आप कपल कर दो। कपलिंग मीन्स एडिंग, एडिंग ऑफ रिएक्शन। कपलिंग मीन्स एडिंग ऑफ रिएक्शन। ऐड कर दो। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें 3 ऑक्सीजन है, इधर हाफ ऑक्सीजन है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे रिएक्शन को। तो ओवरऑल क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास Fe2O3 है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3CO हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2O2 हो जाएगा।
इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2O2 प्लस 3CO2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड करने से जो टोटल डेल्टा जी आएगा वो आ जाएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ये आ जाएगा अपने पास -45 किलो। ना डेल्टा जी इज नेगेटिव, मतलब अगर Fe2O3 को 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से मिक्स कर दिया जाए तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन तुम चाहो कि ये अपने आप डिकम्पोज हो जाए तो नहीं होगा, वो डेल्टा जी पॉजिटिव था। सर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? तो ये कैंसिल कैसे होंगे? 3/2 और ये 1/2 और ये इधर 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करो इसके, तभी तो करेंगे अपन। और रिएक्शन को देख के पता चल रहा है ना अपन को, रिएक्शन को देख के पता चल रहा है ना कि अच्छा एक ऑक्सीजन यूज किया, मतलब बैलेंसिंग के लिए। हाँ बैलेंसिंग के लिए करना ओके सर। है ना। इस टाइप से अपन रिएक्शन को ऐड, अरे बाप रे बहुत तेज आवाज आ रही। हाँ तो अपन ये ना हर बार अपन ऐसे लिखेंगे कि अपन को रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, तो उसके हिसाब से अपन इनमें चेंज कर लेना है। तो अपन क्या करते हैं कि कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो अपन ऐसे रिएक्शन के साथ उनको कपल कर देते हैं जिससे कि वो स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं। तो इसमें डेल्टा G02 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये भी मल्टीप्लाई होगा ना 3 से, तभी तो इधर ब्रैकेट लिखा भाई। डेल्टा जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये पर मोल के लिए है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल के लिए। तो फिर 3 मोल से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा जी को, चाहे वो डेल्टा एच हो या डेल्टा जी हो। ऑल थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटेंसिव को नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंसिव तो मास इंडिपेंडेंट है, आप अमाउंट कुछ भी लो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस। अब इसको ना एग्जाम्पल के ही फॉर्म में ले लेते हैं। फॉर द रिएक्शन जैसे MgO है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से अपन रिडक्शन करते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होता है, Mg बनाता है प्लस CO2 बनाता है। कैलकुलेट द रिएक्शन इज spontaneous at 227 degrees centigrade or not, given delta H of reaction मुझे गिवन था किलो जूल, एंड डेल्टा S of reaction मुझे गिवन था that is 500 joules, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे आंसर के लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। सो मैं लिखूंगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेता हूँ, नेगेटिव आना चाहिए, कितना आ रहा है 1200, ये किलो जूल गिवन है 10⁻3, क्योंकि ये मुझे जूल्स में गिवन है। माइनस टी कितना हो गया, 273 ऐड करो इसमें, 600 इंटू 500, ये है मेरे पास। अब इसको किलो जूल में रखते हैं तो इसको किलो जूल में ले लेते हैं भाई, इसको ही किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो 0.5 इंटू
600 आएगा मतलब 300, तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। लो भाई हो गया कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Calculate temperature at which the reaction is spontaneous. Spontaneous. Let us assume the reaction at equilibrium. At equilibrium. अगर अपन रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे अज्यूम करेंगे ना, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, सो दैट डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0. Thus delta H is equal to T delta S. So T will be equal to delta H upon delta S. अब ये वो कंडीशन है जिसपे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इस पे तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, T विल बी इक्वल टू डेल्टा H कितना था, डिवाइडेड बाय डेल्टा S 500, मतलब 2400 केल्विन। Therefore, any temperature greater than, not equal to पे तो इक्विलिब्रियम है, greater than 2400 will make reaction spontaneous. वो spontaneous बना देगा। उसको spontaneous बना देगा। This is about the spontaneity of the reaction and this is about the free energy of the reactions. इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। समझ में आया? दिस इज अबाउट द फ्री एनर्जी। इसके बाद अपन डील कर सकते हैं विद थर्मोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा अपन को थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ये हो गया तो बताओ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। 1 मिनट सर। लिखो लिखो आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने। वैसे थर्मोकेमिस्ट्री से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस अगर 100% देखा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 60% थर्मोकेमिस्ट्री से, 40% थर्मोडायनेमिक्स से। ये थर्मोकेमिस्ट्री, ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो विल फोकस मोर ऑन थर्मोकेमिस्ट्री रादर देन थर्मोडायनेमिक्स। Thermochemistry. The energy exchange in the chemical reactions. In the chemical reactions. It is called thermochemistry. तो
energy exchange in the reaction. So mostly what we see that most of the chemical reactions are carried out at सर ये नया चैप्टर है या पहले का ही है? नहीं उसी का मतलब फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा. Carried out at constant pressure. ओके सर. Constant pressure. So we calculate delta H for most of the reactions. Delta H of the reaction होता है summation of delta H of the product minus summation of the delta H of reactants. For all chemical reactions. अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो फिर मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डेल्टा ई गिवन होना चाहिए. डेल्टा ई ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट. डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें भी डेल्टा एस होना चाहिए फिर रिएक्शन के लिए. डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट. सभी के लिए मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है. डेल्टा जी भी हो सकता है. डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट. इवन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट कैपेसिटीज गिवन है, सीपी और सीवी ऑफ द रिएक्शन, तो आप समेशन ऑफ द डेल्टा सी, सीपी मोस्टली अपन कैलकुलेट करते हैं. अगर सीवी है तो सीवी और सीवी, तो इसमें प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्टेंट. अब ये तो बड़ा अच्छा है भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना है और लिख लेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. अच्छा एक एग्जांपल लिख के देखते हैं अपन है. एक एग्जांपल लिख के देखते हैं फिर अपन उसमें ऐसे कैलकुलेशन करते हैं. एक एग्जांपल है मेरे पास. मान लो मेरे पास CH4 गिवन है, या C2H6 ले लेता है. ऐसे गिवन है अपने पास. थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना. प्लस इसको O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ CO2 बनेगा और थ्राइस ऑफ H2. तो इसको 3/2 कर दो. We are given delta H of formation of each reactant and product. वो क्वेश्चन में गिवन होगा. तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपन को एंथैल्पी वाला पार्ट लिखना है तो अपन ऐसे लिखेंगे. सभी के लिए एक जैसे ही लिखेंगे क्योंकि सभी में समेशन बना रखे हैं आपने. डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो आप कहोगे 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. क्योंकि अपन को गिवन होंगे पर मोल ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन. तो 2 मोल CO2 है, 3 मोल्स वाटर है. समेशन का मतलब होता है
आपको पर मोल गिवन होगा, आप मोलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 3 into delta H of formation of CO2 H2O, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा। अब माइनस, अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये वैल्यूज अपन को गिवन होंगे। CO2 का वैल्यू, H2O का 1 मोल का वैल्यू, इसका वैल्यू प्लस 3/2 ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। वैसे एलिमेंट के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू तो 0 होने वाली है क्योंकि एलिमेंट है ना O2। अगर एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, वो अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में। वैसे अभी चैप्टर शुरू करूंगा ना, ये तो अपन को सब एक जैसा है, इसलिए मैंने सभी कुछ एक साथ लिख दिया। अपन को डील तो इसी से करना है क्योंकि अपन ने कहा ना मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए अपन डेल्टा एच से डील करेंगे। बट सभी के लिए अपन को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना था, तो मैंने कहा चलो सभी लिख लेते हैं। अब इधर अगर मान लो डेल्टा ई होता तो इन सब में डेल्टा ई ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई हो जाते। अगर डेल्टा एस होता तो अपन 2 into डेल्टा एस ऑफ CO2, 3 into डेल्टा एस ऑफ H2O, डेल्टा एस ऑफ C2H6, और डेल्टा एस ऑफ O2। O2 का डेल्टा एस थोड़ी 0 होगा क्योंकि वो एलिमेंट के लिए अपन ने कहा था डेल्टा एस तो किसी का 0 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए हो सकता है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल। चलो अब थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन। लिख लो आप तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया? एक सेकेंड। हाँ सर। ठीक है। हो गया। For exothermic process, delta H is less than 0 because energy of product is less than energy of the reactant. अभी आपने कहा ना डेल्टा एच जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट का समेशन। अब अगर मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो क्या होगा? नेगेटिव भी आएगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन delta H is greater than 0 because energy of the product is greater than energy of the reactant. अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा एच बनेगा। तो अपन एनर्जी ऑफ एक्सचेंज इन अ रिएक्शन को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस। तो अब अपन पढ़ते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। The energy exchange in any chemical reaction is called heat of reaction. In any chemical reaction,
अपन प्रोसेस भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट को तो अपन Q से डिनोट करते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे वो डेल्टा H होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कार्बन है सॉलिड, इसको मैं O2 से बंद करता हूं, CO2 बनेगा और एनर्जी लिबरेट हुआ 93.4 किलो कैलोरीज पर मोल। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज minus 93.4 kilocalories per mole. This is enthalpy of reaction. This is heat of reaction. हीट ऑफ रिएक्शन में अपन सिर्फ हमेशा मैग्नीट्यूड बताएंगे, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, साइन नहीं बताते। लेकिन एंथैल्पी में अपन साइन भी बताते हैं। अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन है और एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव साइन है। तभी तो अपन हीट ऑफ रिएक्शन से डील नहीं करते, अपन किससे डील करते हैं? एंथैल्पी से। क्योंकि एंथैल्पी तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपन को बताएगी ना साइन की, भाई एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है तो अपन से सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, उनको साइन नहीं बताना। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो अपन हीट ऑफ रिएक्शन इस तरफ लिखते हैं और एंथैल्पी को पॉजिटिव लिखते हैं। एंथैल्पी पॉजिटिव लिखते तो अपन कहते हैं अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि अगर नेगेटिव लिखते तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे what are the factors on which the heat of reaction will depend. Affecting the heat of reaction. The factors affecting the heat of reaction. What are the factors which are affecting the heat of reaction? तो एक तो होता है calculations at constant pressure and volume. इस पे डिपेंड करेगा। At constant volume, we used to calculate delta E, which is equal to QV, which is equal to NCV dt. और डेल्टा ई अपन इसको डेल्टा ई कर लो। At constant pressure, we used to calculate delta H, उसको अपन QP लिखते हैं और वो होता है NCP डेल्टा टी। और अपन लिखते हैं DH इज इक्वल टू होता है NCP
dt, ये तो अपन को पता है। सो डिपेंड करता है कि अपन को कांस्टेंट, लेकिन अपन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अपन जनरली कैलकुलेशन अपने डेल्टा एच से करते हैं। We know that delta H is equal to होता है delta E plus P delta V। ये अपन उसे delta PV भी लिख सकते हैं। But for chemical reactions, ये तो प्रेशर वॉल्यूम में लिखा था, और आपको याद होगा एंथैल्पी के ये इक्वेशन जब अपन ने लिखे थे तो अपन ने वहां पर 6 इक्वेशंस लिखे थे और अपन ने कहा था कि ये इक्वेशन सभी कंडीशन में एप्लीकेबल है। और वहां पर अपन ने ये भी लिखा था ये प्रेशर वॉल्यूम है तो एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए होगा। केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो अपन ने डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी लिखा था, वही अपन लिखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। What we have tried for the chemical reactions, वो देख लेंगे for chemical reactions। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So for chemical reaction, we write that delta H will be equal to delta सर E 1 मिनट लास्ट plus delta NGRT। ये लो। डन सर। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए होता है। Where delta Ng is sum of the molar coefficient of product minus reactant। मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी पढ़ा हुआ है। डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करना आता है इन गैसियस फेज। ये लिखना होता है। So if delta Ng is equal to 0, then delta H will be equal to delta E for that reaction. Example, H2 plus Cl2 will give you twice of HCl. Delta Ng is 0. If delta Ng is greater than 0, अगर ये greater than 0 है, then delta H is greater than delta E. एग्जाम्पल अपन को पता है PCl5 का डिकम्पोजिशन कर लो, PCl3 plus Cl2। If delta Ng is less than 0, then delta H is less than delta E। अपन ये नहीं बोल सकते कि delta H बड़ा होगा या delta E बड़ा होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में अपन बोल सकते थे जहां सिर्फ कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन से एक्चुअली मोल्स ही चेंज हो जा रहे हैं ना, वहां मोल्स थोड़ी चेंज होते हैं। यहाँ तो अपन ने 4 मोल्स लिए थे, टोटल 2 ही मोल्स बचे हुए हैं, इसलिए अपन
केमिकल रिएक्शन के केस में अपन ये नहीं बोल सकते, अपन ये नहीं बोल सकते डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। नहीं भाई, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें तो डेल्टा एन जी पे डिपेंड करेगा। सो अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। और मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूं मतलब मैं ये बता सकता हूं कि अगर कोई मुझे डेल्टा एच और डेल्टा ई का डिफरेंस गिवन है तो मैं डिवाइड बाय आर टी करके डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके बता सकता हूं उसके लिए। और मैं उस रिएक्शन का केपी और केसी का रिलेशन भी बता सकता हूं। अगर केपी अपन केसी लिख लेता हूं और बता देता हूं, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो केपी बड़ा है केसी से, अगर नेगेटिव आया तो केपी छोटा है केसी से, जीरो आया तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा। हो सकता है अपन को केमिकल रिएक्शन ना गिवन हो, लेकिन अपन को गिवन हो द एनर्जी एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका डिफरेंस मुझे गिवन है, तो मैं आरटी से डिवाइड करके बता दूंगा डेल्टा एन जी क्या होगा, उससे उसका केपी कैसे बता दूं। If delta H of formation of each reactant and product is given, for combustion of benzene at 27 degrees centigrade, calculate delta E, मतलब एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो अपन क्या करेंगे, अगर ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है तो पहले अपन कंबशन ऑफ बेंजीन है तो लिख लेते हैं बेंजीन का कंबशन ऐसे होता है, बेंजीन होता है लिक्विड, O2 से कंबशन करूंगा, 6 CO2 बनेगा, 3 H2O बनेगा, कंबशन करूंगा तो ये लिक्विड बन जाएगा, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है। 12 + 3 15 आया, ये 15/2 हो गया। तो डेल्टा एन जी 6 - 15/2 -3/2। तो डेल्टा एच मुझे गिवन है, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा एच का वैल्यू अब यूनिट चेक कर लेते हैं क्या गिवन है, तो डेल्टा एच गिवन है अपन को। अब मान लो इसका कंबशन अपन को गिवन है, मतलब कोई भी अब वैल्यू अपन ने नहीं ली है तो नहीं लेते, तो डेल्टा एच है, डेल्टा ई अपन से पूछ रहे हैं, डेल्टा एन जी तो -3/2 है, आर का वैल्यू ले लो भाई। अब इसके यूनिट चेक करने पड़ेंगे अपन को, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मान लो ये किलो जूल में है तो इसको किलो जूल में लाएंगे अपन, तो फिर आर के वैल्यू में अपन को 10⁻3 8.314 × 10⁻3 लेना पड़ेगा आर का वैल्यू। ये तो डेल्टा एन जी है, इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई करूंगा, टेम्परेचर 300 डिग्री था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करूंगा कैलकुलेशन। वैसे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई बड़ा था डेल्टा एन से, क्योंकि डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा था। अगर इसको जूल्स में लेगा तो इस पे जूल्स में होगा, फिर ये जूल्स में होगा, फिर अपन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछे। फैक्टर्स अफेक्टिंग था, अब ये तो फर्स्ट फैक्टर था। कभी कभी अपन को ऐसे भी गिवन होता है, नोट है ऐसे गिवन ले लेते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है NCP dt। ये अपन नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे, अपन यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन कुछ भी, बस ये अपना फर्स्ट फैक्टर। ओके सर। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है। अब पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं।
होमवर्क में आपके पास जीओसी है, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट और थर्मोडायनेमिक्स। एक्सरसाइज 1 का P1 2 3 मैंने पहले ही दे रखा था लास्ट टाइम। यस तो इसमें आपको एक्सरसाइज 3 करना है कंप्लीट। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों के जो एक्सरसाइज है वो सब अपना, या खाली फर्स्ट लॉ? नहीं, ये फर्स्ट लॉ का था। सेकंड लॉ के लिए आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 कर लो बस। ओके सर। अब कल का क्लास शायद लूं मैं, वो मॉर्निंग में बता दूंगा मैं क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, लेकिन अगर हुआ तो विल डिस्कस द होमवर्क फर्स्ट, ये जो अपन ने किया उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। और अगर नहीं हुआ तो ये आप होमवर्क करेंगे, क्लास के टाइम आपको मिलेगा तो आप होमवर्क कंप्लीट करो। ओके सर। सर ये सेव कर लेना ना सर। सेव करना है, चलो कर लिया, हाँ सर प्लीज शेयर कर देना ना सर ग्रुप पे। चलेगा।